रहे थे, पर तीनों एक साथ काम करते थे, यानी तीनों में कोई इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग नहीं थी। एक इकाई एक यूनिट खरीदती थी, दूसरी बेचती थी, जिससे कि ट्रेडिंग स्वतंत्र लगे। आपको ये पूरा किस्सा सुन के विपुल जी ऐसा लगता होगा ना जैसे हम किस युग में जी रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में ऐसे घोटाले हो रहे हैं जिनको जिनको आप किस्सों किताबों में पढ़ते थे आज से 15-20 साल पहले कि कोई तकनीक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नियामक नहीं है, क्या हो रहा है। इसके बाद ये मिरर ट्रेडिंग करते थे, एक कंपनी खरीदती थी, दूसरी कंपनी खरीदती थी, और तीनों कंपनियां एक साथ काम करती थी। जो इंडियन इकाई थी वो इंट्रा एफपीआई इंट्रा ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन जो इंडियन इकाई थी वो आक्रामक इंट्रा ट्रेड भी करती थी, और बहुत तेजी से प्रॉफिट का ट्रांसफर होता था जो विदेश भेज दिया जाता था। ये खेल सेबी को इतने लंबे समय बाद पता चला। सेबी छोटे निवेशकों को ये बताते रहे कि भाई तुम डेरिवेटिव से दूर रहो, पर सुनता कौन है। और डेरिवेटिव्स में होने का यह नतीजा है कि बेचारे छोटे निवेशक सुबह से शाम तक समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एक एक दिन में 700 पॉइंट के 500 पॉइंट का 23 मई का शायद नंबर था कि मतलब सिर्फ इनकी वजह से 700 पॉइंट 500 पॉइंट अगर निफ्टी मूव कर रहा है तो बिल्कुल छोटे निवेशकों के लिए कितनी बुरी स्थिति होगी। लेकिन सर सवाल ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के निवेशकों और जो हमारे नियामक हैं उनके लिए क्या कुछ नसीहतें निकल करके आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम से? नियामक को तो जवाबदेह होना चाहिए कि कंपनी ने भारत के पूरे निफ्टी को अपने हाथ में समेट लिया, अपने हाथ में उठा लिया। मतलब एक तरह से हाईजेक कर लिया डेरिवेटिव ट्रेडिंग को। एक एक दिन में 15-15, 20-20% वॉल्यूम ट्रेड का इस कंपनी के पास था। ये भारत के नियामक की सबसे बड़ी असफलता है। लर्निंग ये है कि जो रियल टाइम ट्रेडिंग है उसे समझने की कोशिश नियामकों को करनी चाहिए, क्योंकि नियामक ये समझ नहीं पाते कि रियल टाइम ट्रेडिंग के भीतर क्या हो रहा है। और एफपीआई के कई सारे चेहरे हैं, कई स्वरूप हैं, उनके कई अवतार हैं, वो एक साथ काम करते हैं। उन पर पहचान करना, उन्हें जानना मुश्किल होता है। खासतौर से एक्सपायरी के दिनों में ये घोटाला सबसे ज्यादा पाया गया। इसका कामकाज जैन स्ट्रीट का इंट्राडे ट्रेडिंग में। सेबी को इस पर खासी सख्त नजर रखनी पड़ेगी, और इंडेक्स ऑप्शंस को लेकर निश्चित तौर पर विपुल जी को लगता है कि आने वाले समय में इंडेक्स ऑप्शन की समीक्षा भी होगी और इसमें बड़े नियमों में बदलाव होगा, क्योंकि इसके बिना ऐसे घोटाले दोबारा नहीं रुकेंगे। और बेहद खतरनाक है ये भारतीय निवेशकों के लिए, तो बेहद खतरनाक। उन्हें पता ही नहीं बेचारे कि क्या हो रहा है बाजार। अब सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि चलिए मान लीजिए 4-5 हज़ार करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में डाल दिए गए, सीज कर दिए गए, लेकिन क्या इस पर वाकई में कोई एक्शन हो सकता है? बहुत लोगों को मैं सुबह से सुन रहा हूँ, उसमें कुछ लोगों का ये तर्क था कि ये अनएथिकल हो सकता है पर इलीगल नहीं है। उन्होंने जो खामियां हैं नियमों में उसका फ़ायदा उठाया, इसको इलीगल कैसे करार देंगे? क्या एल्गो ट्रेड से के जरिए अगर उन्होंने पैसे कमाए हैं इस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कोई मैसेज से भी दे पाएगी इस पूरे मामले को लेकर के? और क्या अब नए नियमों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ट्रेडिंग जिस तरीके से रिटेलर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, और से भी बार बार कह रही है इस बात को। विपुल जी देखिए, कुछ चीजें तो इसमें आपराधिक है। मिरर ट्रेडिंग आपराधिक है। एक ही एफपीआई, एक जैसी 3 एफपीआई बनाकर आपस में एक दूसरे से ट्रेड करना, ये तो गैर कानूनी है, इस पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन पैसा बाहर चला गया तो जो बचा था वो इसको अकाउंट में डाल दिया गया। नुवामा का स्टॉक भी गिरा क्योंकि उसकी डोमेस्टिक ट्रेडर थी। अब ये वापस जो विदेश चला गया पैसा, उसकी सेबी कैसे वसूली करेगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन सेबी ने इसे गैर कानूनी तो माना ही है। तो इस पर बहस हो सकती है। निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है कुछ चीजें, इससे सबक है जो मुझे लगता है कि चूंकि आप बोनस के नियमित दर्शक हैं और स्टॉक में निवेश करते हैं, बेहद जरूरी 3-4 बड़े संकेत इससे निकले हैं विपुल जी, जो हमें लगता है बार बार हमें अपने दर्शकों को बताने चाहिए कि एक्सपायरी के दिन पर अचानक अगर बाजार में कोई बड़ा मूव बनता है तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये कोई ना कोई स्कैम हो सकता है। जिनका कैपिटलाइजेशन मार्केट में कम है वो स्टॉक्स बहुत आसानी से इस खेल में प्रभावित होते हैं। कोई खबर नहीं है, कोई आधार नहीं है, तो तेज उतार चढ़ाव के समय बच के रहें, ट्रेडिंग ना करें। सवाल उठाएं, पूछें कि अचानक किसी कंपनी का किसी स्टॉक का मूल्य अचानक क्यों बढ़ जाता है बगैर किसी वजह के। और डेरिवेटिव से एक्सपायरी में ट्रेड में अधिक निवेश से बचें, क्योंकि ये 3-4 बड़े सबक हमें इस जैन स्ट्रीट स्कैम से मिले हैं छोटे निवेशकों को, जिनकी उन्हें गांठ बांधकर अपने पास रख लेना चाहिए। बिल्कुल, और आज इसी वजह से हमने देखा कि तमाम इंडाइसेस, खासतौर से बीएससी ऐसे शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वॉल्यूम पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा इसका। जो घटनाक्रम घटा है, बीएससी का शेयर करीब 6%, एंजल वन कैपिटल मार्केट के शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। एंजल वन का शेयर 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बंद हुआ।
अगली खबर चीन से जुड़ी हुई। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों जेडी और अलीबाबा ने चीन में स्टेबल कॉइन शुरू करने की वकालत की है। दोनों कंपनियों ने मांग की है कि चीन में चीनी करेंसी युआन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च किए जाए। दोनों कंपनियों ने कहा कि दुनिया भर में डॉलर आधारित स्टेबल कॉइन का प्रभुत्व रोकने के लिए युआन आधारित स्टेबल कॉइन लॉन्च करना जरूरी है। सर, अब क्या चीन भी स्टेबल कॉइन की तैयारी में लग गया है? तो क्रिप्टो के बाजार से चीन बाहर था, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे, और अब चीन की कंपनियों को युआन बेस्ड स्टेबल कॉइन की जरूरत पड़ने लगी। और उसकी वजह यह है कि अचानक यूरोप और अमेरिका से, खासतौर से अमेरिका से स्टेबल कंपनियों की, स्टेबल कॉइन जारी करने वाली कंपनियों का की एक बड़ी सीरीज तैयार हो गई है जो डॉलर पर बेस्ड स्टेबल कॉइन बना रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में इनका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मास्टर कार्ड, वीजा जैसे पेमेंट गेटवेज भी इस बात के लिए परेशान है, और इसलिए चीन को की दोनों कंपनियों को कहना पड़ा है कि डॉलर का दबदबा स्टेबल कॉइन में बने, इससे पहले युआन पर आधारित स्टेबल कॉइन आ जाने चाहिए। और ये चीन को क्रिप्टो को लेकर जो अपनी सतर्क रणनीति है उसे बदलने पर बाध्य करेगा, मजबूर करेगा। चलिए, तो आज के बोनस पॉइंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले सर वीकेंड की तैयारियों के बारे में अपने दर्शकों को बता दें। सर, इस बार के अर्थम में क्या कुछ विशेष रहने वाला है? जो हमारे मेंबर हैं उनको तो अर्थम मिल गया है, उनके पास पहुंच गया होगा, और इस बार हम स्टेबल कॉइन पर बात करने वाले हैं। भारतीय बाजार में भारतीय निवेशकों की दुनिया में स्टेबल कॉइन अभी अपरिचित हैं, पर देखिए पिछले 3 दिनों के अंदर हमने आपको कितनी खबरें बताई कि चीन तक अपने स्टेबल कॉइन लाने जा रहा है। क्रिप्टो की दुनिया अब थोड़ी पीछे है बिटकॉइन और इथेरियम की दुनिया थोड़ी पीछे है। कहें कि बुनियाद बनाई थी इथेरियम और बिटकॉइन ने, वास्तविक रूप से जो तीसरी या वैकल्पिक करेंसी या वैकल्पिक एसेट्स हैं वो आ गए हैं। अचानक पिछले 2 साल के भीतर दुनिया में स्टेबल कॉइन सबसे बड़ी अल्टरनेट करेंसी बन के उभरे हैं, और हम विस्तार से आपको अर्थम इस बार बताएंगे कि नाइजीरिया में कैसे बैंकों में लोग जाकर स्टेबल कॉइन में डिपॉजिट कर रहे हैं। टर्की में महंगाई से बचने के लिए स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है। नाइजीरिया के अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र अपने घरों में स्टेबल कॉइन से पैसा और पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बिल्कुल नए किस्म का मौद्रिक व्यवस्था दुनिया में स्थापित हो चुकी है, फैल गई है, चलने लगी है। विस्तार से जानिए इस बार इस स्टेबल कॉइन के मामले में, और हम देखने की कोशिश करिए कि भारत कहां खड़ा है, क्योंकि भारत में भी इसकी चर्चा नहीं है, पर क्रिप्टो अब मुख्य धारा में आ चुका है। इस बार के अर्थ में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। जो सदस्य हैं उनके लिए ये जारी हो चुका है। अगर आप इसे तुरंत देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप बोनस से जुड़िए और मेंबरशिप लीजिए, और बाकी दर्शकों को हम इसे रविवार को उपलब्ध कराएंगे।